तैयारी के लिए जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें मुख्य तौर पर 3 स्टेजेस हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा है और फिर व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू है। हर राज्य के अपने अपने फिलॉसफी, अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से विषयों का वो चयन करते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स को आउटलाइन करते हैं, उनका मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं, कट ऑफ आप जिसको कह सकते हैं। ये हर राज्य के अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से होता है। तो वो तो जब आपको नोटिफिकेशन आता है तब आपको मालूम चल जाता है, और इंस्टीट्यूट भी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी जो मुख्य बातें रहती हैं वो आपको बताता है, तो वो आपको पता लग जाता है। न्यायिक सेवा के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी प्री से लेकर के और इंटरव्यू तक में जो मुख्य वेटेज है वो विधि के विषयों का है। ऑब्वियसली चूंकि आपको जो प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल में जाना है, जिस सेवा में आपको के लिए आपका चयन उन्होंने प्लान किया है या आप उस सेवा में जाना चाहते हैं, वो न्यायिक सेवा है, तो मुख्य रूप से आपको विधि के ज्ञान होना ही चाहिए। तो चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे, चाहे मुख्य परीक्षा देखेंगे और चाहे इंटरव्यू देखेंगे, आप ये मान के चलिए कि मोर और लेस करीब 75% वेटेज जो है वो विधि के विषयों का रहता है किसी भी स्टेज पर। कहीं कहीं ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें करीब ये 95-96% विधि ही पूछी जाती है। तो वो अपने अपने, मैंने बताया कि अपने राज्य अपने अपनी फिलॉसफी के हिसाब से वो चलता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहता है न्यायिक सेवा की, तो उसे मुख्य रूप से विधि के जो विषय हैं उन पर ज्ञान प्राप्त करना होगा, उन्हें तैयार करना होगा। और ये जो ज्ञान प्राप्ति है और जो तैयारी है, ये 3 डिफरेंट आयामों में होनी चाहिए या 3 डिफरेंट एंगल से होनी चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ऑब्जेक्टिविटी आपकी देखनी है, ऑब्जेक्टिवनेस आप में होना चाहिए। दूसरा, उत्तर लेखन आपको आना चाहिए, चूंकि सब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो सब्जेक्टिवनेस होना चाहिए। और तीसरा, व्यक्तित्व परीक्षण का स्टेज होता है, तो आप कितने काम एंड क्वाइट हैं, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप कितने अनुशासित हैं, आपके सामने अगर कोई समस्या आ जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, आप कितने जागरूक हैं आसपास की घटनाओं से या राष्ट्रीय घटनाक्रम से या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इन सब का वो परीक्षण किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने आप को, जब भी हम तैयारी करना शुरू करें, तो हमको अपने आप को 3 तरीके से 3 आयामों को ध्यान में रख करके तैयारी शुरू करनी चाहिए या करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम विधि पढ़ रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि 3 परीक्षाओं की क्या डिमांड है और हमको किस तरीके से उसे मैनेज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको लॉ तैयार करना है, तो अगर हम प्री के लिहाज से ऑब्जेक्टिवली अगर उसको हम तैयार करना चाहें, ऑब्जेक्टिवली हम अगर उसे तैयार करना चाहें, तो इसका मतलब ये है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट टॉर्ट में अप्लाई होता है या आईपीसी में पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि एक युक्तियुक्त व्यक्ति क्या सोचेगा किसी परिस्थिति में। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य ये होता है आपकी रीजनेबिलिटी चेक करने का। और दूसरा टेस्ट होता है टाइम, कि आप कितने एररलेस हैं, आप चीज़ों को, जो जब आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें दी जाएं तो आप कितना एररलेस हो करके, यानी त्रुटि शून्य हो करके अपना काम करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि टाइम आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन या 1 घंटे में, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है। मतलब टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ताकि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपकी वह क्वालिटी जांची जा सके कि आप एक मिनिमम एक समय में, अगर एक ही समय में आपको कई सारा काम दे दिया जाए, टाइम कंस्टेंट हो, यानी टाइम कम हो आपके पास,
तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो इसलिए इसका मतलब है जब हम लॉ पढ़ें तो हमको रीजनेबिलिटी अपनी चेक करनी होगी और अपना टाइम स्पीड ध्यान में रखना होगा। रीजनेबिलिटी चेक करने का तात्पर्य है विधि के लिए कि हमारा लॉ हमसे क्या कहता है। तो इसीलिए जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं विधि के विषय के संदर्भ में, तो मुख्य तौर पर हमको जो हमारा बेसिक लॉ है वो तैयार होना चाहिए, यानी बेयर एक्ट हमारा तैयार होना चाहिए। और टाइम हमारा एररलेस हमको होना चाहिए। वो कैसे करना है वो हम बाद में बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे स्टेज पे आते हैं, वही लॉ का विषय, अब हमको सब्जेक्टिव टेस्ट देना है, यानी हमको लिखना है। तो विषय की तैयारी इस बार ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं होगी, इस बार सब्जेक्टिव तरीके से होगी। सब्जेक्टिव तरीके का मतलब यह है कि वही विधि का विषय जो हमने लॉ को सिर्फ ऑब्जेक्टिवली जाना था कि किस धारा में क्या है, किसका क्या परांतुक है, किसका क्या अपवाद है, कितनी धाराएं हैं, ये ऑब्जेक्टिव नेचर है प्रश्नों का कि युक्तता क्या है। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हत्या कहाँ परिभाषित की गई है, तो युक्तता इसमें यही है कि जो हत्या जहाँ जिस विधि में परिभाषित है उस विधि की जिस धारा में उसका प्रावधान है वो हम बता दें कि इस धारा में है। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जो है लॉ के संदर्भ में वो बेसिक लॉ है जो हमसे वो कहता है। अब सब्जेक्टिविटी इसी संदर्भ में जब हम उसी लॉ आईपीसी को पढ़ेंगे तो अब हमको ये नहीं बताना है कि ना हमसे ये पूछा जाएगा कि हत्या कहाँ है या हत्या का प्रावधान कहाँ दिया गया है, बल्कि वो हमसे ये पूछेंगे कि कब कोई कृत्य हत्या हो जाएगा या एक उदाहरण देकर आपसे पूछेंगे क्या ये कृत्य हत्या है या नहीं, या हत्या के अपवाद बताइए। इसका मतलब ये है कि वही लॉ जो हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा था अभी तक, अब हमको उसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना होगा, यानी व्यक्तिनिष्ठ तरीके से। व्यक्तिनिष्ठ टेस्ट का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के मन में उस समय क्या है। तो इस टेस्ट का अगर एप्लीकेशन हम करें अपने तैयारी के दृष्टिकोण से जानने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हत्या क्या है, कहाँ परिभाषित है, आवश्यक तत्व क्या है, उदाहरण क्या है, अपवाद क्या है, किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो क्यों किया है, किसी ने कोई विशेष बात कही है तो क्यों कही है। यानी हम उसका दोनों एंगल से आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए उस मैटर को तैयार करेंगे। और फिर से वही बात, टाइम कंस्टेंट फिर हमारे पास होगा क्योंकि उनको अब हमको सब्जेक्टिवली जानना है, जांचना है। तो फिर से टाइम तो एक फैक्टर रहेगा ही, साथ ही साथ सब्जेक्टिविटी भी एक फैक्टर रहेगी। तो जब हम उसी विषय का सब्जेक्टिविटी में अपने आप को जांचेंगे तब हम जो है उसको इस तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे आयामों को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी विषय के संदर्भ में व्यक्तित्व परीक्षण की बात आती है। तो यही प्रश्न जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो जो पुराना हमारा ज्ञान है, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए पढ़ा था, रीजनेबिलिटी के साथ प्रावधान जाना था, फिर हमने उसके सारे आयाम सभी तरीकों से हमने उसका आकलन करके एक फ्रेमवर्क बनाया कि हत्या ये होना चाहिए, इसमें ये खास बातें हैं। वो ज्ञान तो हमारा काम आएगा ही, लेकिन इंटरव्यू में सबसे प्रमुख बात है कि हम उस चीज को बोर्ड के सामने बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, बिना डरे हुए सबसे सरल तरीके से कैसे रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम पढ़ें वही एक आईपीसी, तो ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलेंगे, सब्जेक्टिव को भी लेके चलेंगे और इंटरव्यू को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वो कैसे करना है हम आगे उसको उस पर बात करेंगे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जब भी हम तैयारी करें तब हम जो है इन तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखते
करते हुए अपने विषय को तैयार करें, जिससे मान लीजिए हमने प्री दिया, जब हम प्री देने चलें तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जब हम प्री देने चलेंगे तो उस प्री देने के पूर्व जो भी विषय हमारे सिलेबस का है उस विषय का ऑब्जेक्टिव लेवल पर, सब्जेक्टिव लेवल पर और व्यक्तित्व परीक्षण के लेवल पर हमारी तैयारी हो चुकी होगी, या हम मानसिक रूप से तैयार होंगे उसे टेकअप करने के लिए, तो राह हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा पहला मतलब हमको जब भी तैयारी हम शुरू करें तो हमको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमको तीनों स्टेजेस को लेकर के चलना होगा या चलना चाहिए। अब मैं सुविधा के हिसाब से विद्यार्थियों को 3 वर्ग में बांटता हूं और सबके लिए अपने मतलब आपको बताता हूं कि कैसे हमको प्रयास करना चाहिए। प्रथम वर्ग में वो विद्यार्थी हैं जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं या उन्होंने कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है न्यायिक सेवा की परीक्षा के लिए, एक वो विद्यार्थी हैं। दूसरे वो विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका कोर्स चल रहा है। तीसरे वो विद्यार्थी हैं जिनका कोर्स समाप्त हो चुका है। अब हमें ये ध्यान में रखना होगा सबसे पहले कि चूंकि हमको कंपीट करना है, यानी हमको प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना है, तो ये परीक्षा एक मिनिमम स्टैंडर्ड को छू लेने की परीक्षा नहीं है, जैसा कि हम LLB में होता है या आपके स्नातक परीक्षा में होता है कि आपने 50% नंबर प्राप्त कर लिए या 35% नंबर प्राप्त किए तो आपका काम हो गया या आप सफल हो गए। यहाँ पर हो सकता है कि आप 90% नंबर प्राप्त करें, उसके बाद भी आप सफल ना हो। इसका मतलब हमें सबसे आगे रहने के मेंटल फ्रेम से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अब इस बात पे मैं कोई बात नहीं कहूँगा कि आपको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, पढ़ने के प्रति जागरूक होना चाहिए। वो सारी क्वालिटी आप में है तभी आप न्यायिक सेवा में जाने का तय करते हैं या सोचते हैं, तो उस पर कोई बात नहीं होगी। हम सिर्फ इस चीज पर बात करेंगे कि हम कैसे मैनेज करें तैयारी को। तो ये सारे गुण आप में हैं, आप इसके लिए सीरियस हैं, ये मानते हुए मैं अपनी बात आगे रख रहा हूं। अब वह विद्यार्थी जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं है या उसने सिर्फ अपनी विधि स्नातक की परीक्षा पास की है और वो चाहता है कि तैयारी करें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया तीनों स्टेज को ध्यान में रखना होगा। आपको विषय का ज्ञान करना होगा, तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया है, तो उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो परीक्षा, जिस भी राज्य की परीक्षा आप देना चाहते हैं उसके अनसॉल्व पेपर को ले लेना है, उसके प्रश्नों को देखना है और उस हिसाब से उसको हल करने का प्रयास करना है। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। अब आप हल कैसे करेंगे? बाजार में आपके पास सामग्री रहती है, पुराने पेपर्स हाई कोर्ट के वेबसाइट्स पर भी मिल जाते हैं, आप उनसे ले करके उनको हल करें और जो त्रुटियां हों आपको उनको सुधारने का प्रयास करें। पेपर हल करने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, क्या हमको विधि का ज्ञान ही नहीं है या हम प्रश्न समझ नहीं पाए या फैक्ट हमको याद नहीं है या हमने जल्दी में पढ़ा और इसलिए हमारा गलत हो गया या हमने बहुत टाइम लगा दिया पूरा पेपर पढ़ने में और इसलिए हमको पेपर पूरे तरीके से नहीं कर पाए हम। तो प्रैक्टिस लगातार करने से ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी और सब्जेक्टिव टेस्ट की भी आप जो है अपने आप को सुधारते चलेंगे और फिर धीरे धीरे परीक्षा देंगे तो आप जो है सफल हो सकते हैं। मैं एक बेसिक बात तीनों वर्गों के विद्यार्थी के बारे में बता दे रहा हूं कि कैसे उनको अप्रोच रखनी चाहिए, फिर हम एक होलिस्टिक व्यू लेके चलेंगे जो तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। अब जो है वो विद्यार्थी हैं, पहले मैं बाद वालों को लूंगा, वो विद्यार्थी हैं जो इंस्टीट्यूट से जिनका कोर्स समाप्त हो चुका है। तो इंस्टीट्यूट में ये प्रयास किया जाता है कि आपको प्री मेंस
और इंटरव्यू तीनों के लिए गाइड किया जाए। सारा मैटर आपको दिया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, लिखवाया जाता है, रीडिंग मटेरियल दिया जाता है। हर महीने आपके हर हफ्ते इनफैक्ट आपका टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब सारा मटेरियल आपको दिया जा चुका है, दिया जाएगा आगे, आपको ट्रेंड किया जा चुका है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, जिनका कोर्स खत्म हो चुका है उनको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना होगा कि वो जो है अपने मन को सकारात्मक रखते हुए निरंतरता न छोड़े। जिनका कोर्स समाप्त हो गया उनके लिए, क्योंकि उनको सब कुछ बताया जा चुका है, हमारी तरफ से उनको जितना भी ट्रेनिंग देना था वो दिया जा चुका है। उनके लिए सिर्फ एक सुझाव है कि वो अपने मन को एकाग्र रखते हुए, सकारात्मक बनाए रखने के लिए रखते हुए और लगातार तैयारी करते रहें। धीरे धीरे मतलब जैसे वैकेंसी आएगी उनका चयन सुनिश्चित होगा। तीसरा वर्ग है जो बच्चे करंट में कोर्स कर रहे हैं। आप कोर्स कर रहे हैं तो फिर से वही बातें, आपको विषय पढ़ाया जा रहा है, बेरेक डिस्कस हो रहा है, एक एक प्रोविजन, एक एक शब्द, एक एक प्रोवाइजो, कॉमा, फुल स्टॉप, वो आपसे डिस्कस होता है। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि क्लास में आपको प्रश्न पूछने के लिए कोई रोक नहीं है, क्लास में आपको डिस्कशन करने के लिए कोई रोक नहीं है। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न से मतलब है रेलिवेंट जो प्रश्न है उन सब का जवाब भी आपको दिया जाता है। तो आपको सारा, मैं इसे कह सकता हूं कि स्पून फीडिंग की जाती है आपको जैसे मान लीजिए अगर सीआरपीसी चल रहा है तो आपको उस टॉपिक का कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लें, 190 मान लीजिए धारा 190 संज्ञान में ले लूं, तो उस सेक्शन में बेयर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना चाहिए, उस सेक्शन से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए क्या याद रखना चाहिए, उस सेक्शन से संबंधित इंटरव्यू के लिए क्या याद रखना चाहिए, ये सब बताया जाता है, मार्क करवाया जाता है, लिखवाया जाता है, डिस्कस किया जाता है। डिस्कशन के लिए कोई सीमा नहीं है, किसी भी लेवल पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मेंस कैसे लिखना है आपको, प्री कैसे करना है, जीएस कैसे करना है, यानी आपको समय समय पर विषय के संबंध में सारी जानकारी दी जाती है। इवन हर दूसरे तीसरे किसी भी बच्चे का आंसर राइटिंग आपको लेकर समझाया जाता है, उसमें क्या कमियां हैं बताया जाता है। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, आंसर वो चेक होता है, आपको फीडबैक भी मिलता है, चाहे फोन करके और चाहे व्हाट्सएप करके। कहने का मतलब ये है कि जो करंट बैच के विद्यार्थी हैं जिनका कोर्स अभी चल रहा है, उनको सिर्फ एक काम करना है, अक्षरशः निर्देशों का पालन करना है। अक्षरशः निर्देशों का पालन करने का मतलब है जो कहा जाए बस उसका आप पालन करते रहिए। जब आपका कोर्स समाप्त होगा तब आप देखेंगे आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन बात ध्यान रखना होगा, तीनों वर्ग के विद्यार्थियों की मांग अलग है, तीनों वर्ग के विद्यार्थियों की परिस्थिति अलग है, लेकिन रास्ता सबका एक ही है, कंपटीशन सबको एक ही देना है। इसलिए आप सबको दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, एक लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा, कठोर मेहनत करना होगा, सकारात्मक रहना होगा और अपने पर विश्वास रखते हुए हर बाधा को पार करते हुए अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना होगा। और ये निश्चित है कि एक दिन आएगा जब आपके हाथ में चयन होगा।
और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है कि आप अगर आपको उदाहरण देखना हो प्रेरणा लेने के लिए, तो आप राहुल विधि संस्थान के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वहां पर जो पुराने विद्यार्थी जिनका चयन हुआ है, वो उन सबका एक शॉर्ट स्टोरी उसमें मैंने लिखा है, उनकी फोटो है, और आप उससे देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, और आपको ये मालूम चलेगा कि अगर आप मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो आप विधि संस्थान के पेज पर जाकर के आप उन सक्सेस स्टोरीज को, सफलता की कहानियों को पढ़ सकते हैं। अब स्टेट वाइज हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आपके सामने, ये परीक्षाएं आपके सामने हिंदी भाषा के संबंध में आती हैं। अगर आप इनके पूरे सिलेबस को ध्यान दें, अभी मैं एक होलिस्टिक व्यू में बता रहा हूं तो पूरा डिटेल नहीं मैं बताऊंगा, मैं ऐसा आपको अप्रोच दूंगा कि जिससे सब कवर हो जाए। फिर जब उस विषय की, उस राज्य की परीक्षा आएगी तब हम उस पर बात कर सकते हैं। अगर आप इन मतलब मुख्य रूप से जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके सिलेबस को देखें तो उसमें मैं इस तरीके से, मैं एक कंपोजिट सिलेबस की बात कर रहा हूं। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, पाठ्यक्रम मैं लिखूं न्यायिक सेवा परीक्षा के संबंध में, तो एक तो उसमें आपसे विधि पूछी जाती है, लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा, उसमें सामान्य अध्ययन है। तीसरा, उसमें भाषा का पेपर होता है। और चौथा, अलग से मैं ये वर्ग बनाना चाहता हूं, निर्णय लेखन का। यानी अगर आप इस 4 भागों में बांट दें सारे पाठ्यक्रम को, जितने भी हिंदी भाषी राज्यों में होते हैं, तो इनसे बाहर आपको कोई बात नहीं मिलेगी। तो अब एक एक करके इनको ले लेते हैं। इसके पहले कि मैं एक एक करके इनको लूं, मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में की परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसमें विधि के 3 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन का एक होता है, मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, एक होता है, और भाषा का एक प्रश्न पत्र होता है। इस तरीके से हमको इनको लेकर के चलना होता है। तो अब कीवर्ड की बात बता रहा हूं, पहले मुख्य परीक्षा की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि इन राज्यों में अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चे कंपीट करते हैं, तो मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं। ये जो 3 विधि के पेपर होते हैं, इसमें जो लोकल लॉ का पेपर होता है, थर्ड पेपर जो होता है, लोकल विधियां जो होती हैं, ये मैं मुख्य परीक्षा की बातें बता रहा हूं। और जो भाषा में इंग्लिश का पेपर होता है, ये दोनों पेपर मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए समस्या करते हैं। मेरे हिसाब से इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेंस की बात है। इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो तो मेंस के लिए था बात। अगर उत्तर प्रदेश के लिए मैं प्री के लिए बात करूं तो इस प्री में जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है जूरिस्प्रूडेंस, अभी के सिलेबस के हिसाब से। इसके करीब मेरे ख्याल से कम 20 प्रश्न रहते हैं, और उसके अलावा जीएस का जो प्रश्न है, तो जो ये जीएस का है, ये 150 नंबर का प्रश्न है, और ये मुख्य रूप से जीएस जिसमें आप करंट, यानी कि
अगर आप यूपी के प्री की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस, विधि में जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रश्न होगा और जीएस में जो करंट का पोर्शन होगा वो करीब 35 से 40 प्रश्न, और इसी विधि के प्रश्न में, विधि के पेपर में एक और पोर्शन है आपका टीपीए का पोर्शन, कम से कम आप मान के चलिए 15 प्रश्न। तो ये जो 15 प्रश्न टीपीए के होते हैं और जूरिस्प्रूडेंस के जो 20 प्रश्न होते हैं, ये विधि के पेपर में आपके सबसे ज्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। तो आपको इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्री के लिहाज से। अब अगला, मैं पहले आपको वो एरिया बता दे रहा हूं हिंदी भाषी राज्य में जिन पे आपको ध्यान देना है, ताकि आपको लोकेट करने में कोई समस्या ना हो। अगर मैं बिहार परीक्षा की बात करूं तो जो मेंस है इसका, इसमें जो आपका जीएस है, साइंस है और हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का पेपर है, मुख्य रूप से मैं मेंस की बात कर रहा हूं, इसमें ये आपको ध्यान देने लायक बात होती है। और अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, यानी मुख्य तौर पर अगर बिहार, ये आप मान के चलिएगा कि जो उसका जीएस का पेपर है और जो साइंस का पेपर है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जनरली बच्चे करते क्या है, विधि पर ध्यान देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो वो समस्या क्रिएट करता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह बिहार का जो प्री है, इस प्री में फिर से वही जीएस और साइंस, ये दो आपको समस्या करते हैं और इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैं आपको कहता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि जैसे जो लॉ पूछा जाएगा बिहार में वो ऑन एवरेज रहता है, मतलब अगर आप औसत से थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन विशेष मैं रेड से जो मार्क करके चल रहा हूं, उसमें मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। अब झारखंड ले लेते हैं। झारखंड की परीक्षा में मुख्य तौर पर चाहे आपका मेंस हो, मेंस और प्री दोनों में उनके जो विधि के प्रश्न हैं उनका स्टैंडर्ड सामान्य से थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो जो भी सिलेबस में उनकी विधियां हैं, अगर आप उनको ध्यान देते हैं तो मुख्य और प्री परीक्षा में आपको ध्यान, मतलब इसमें एक जनरलाइज अप्रोच लेकर के चलना है। लेकिन मेंस में यहां पर भाषा का एक प्रश्न पत्र होता है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है। इसके अलावा इनका रेंट कंट्रोल जो है उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस भी राज्य में लोकल लॉ है, चाहे वो उनका रेवेन्यू है और चाहे रेंट है, वो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा ग्रे एरिया होता है, यानी उस पर आपको कमांड करना ही चाहिए। एमपी पर आ जाते हैं। एमपी का जो प्री परीक्षा है, इसमें कंप्यूटर और एमपी का लोकल जीएस, ये प्री के लिए ग्रे एरिया आपको बनते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लिश का भी प्रश्न होता है, क्योंकि विधि के जो प्रश्न होते हैं वो आप उनको औसत से अच्छा मान सकते हैं। यानी अगर मैं 10 में से रेट करूं तो 6 नंबर आप दे सकते हैं कठिन प्रश्नों के लिहाज से। तो वो बहुत कठिन नहीं होते, बहुत सरल नहीं होते। अगर आप बेरेक्ट कायदे से पढ़ा है आपने तो आप विधि के प्रश्न कर ले जाएंगे। लेकिन एमपी के प्री की मेरिट की का जो डिसाइडिंग पॉइंट है वो है इंग्लिश और जीएस और कंप्यूटर, तो इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें एमपी को लेकर के, तो इसमें निर्णय लेखन ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए पेपर बनता है, और शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस, यानी 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप करते ही हैं सामान्य तौर पर, निर्णय लेखन पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, तब आपको मुख्य परीक्षा में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे यूनिक तरीके से अपनी परीक्षा लेता है। प्री में इसके काफी सारे सब्जेक्ट हैं
और ये जीएस वगैरह बहुत कम पूछते हैं, 2-4 प्रश्न लोकल चाहे तो पूछ लें। अगर आप लॉ अगर आपका कमांड है तो आप बहुत आराम से उसे कर लेंगे। लेकिन इनका पूरा पेपर हार्ड कोर बेयर एक्ट पर बेस्ड रहता है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और ये भी एक यूनिक बात है कि छत्तीसगढ़ की प्री की मेरिट, मतलब मेरा अपना अनुभव है 90 से कम नहीं जाएगी आपको, कम से कम आउट ऑफ 100। ये सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला प्री एग्जाम होता है। इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के प्री के लिए बहुत हायर साइड में मेरिट को लेकर के चलिएगा। तो इसलिए बेयर एक्ट पर कमांड अगर आपको है तो बहुत आराम से आप छत्तीसगढ़ का प्री परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। और मेंस के लिए यहाँ पर सिर्फ जजमेंट राइटिंग और भाषा के पेपर होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो इसलिए कंपैरेटिवली स्पेसिफिक रूप से अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जजमेंट राइटिंग और भाषा अपनी अच्छी करेंगे तो आपको कोई समस्या मुख्य परीक्षा में नहीं होगी। और एमपी के लिए आप करते ही हैं तो, और बाकी भी राज्यों में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट राइटिंग एमपी में और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर उनका लेवल अच्छा होता है, वो थोड़ा टिपिकल पूछते हैं। तो इसलिए अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अब उत्तराखंड को ले लेते हैं। उत्तराखंड की प्री परीक्षा का जो ग्रे एरिया है वो एक तो है इंटरनेशनल करंट, ये विशेष बात है उत्तराखंड के प्री के लिए। दूसरा ग्रे एरिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूनेस्को से संबंधित है, यूएन से संबंधित है। तीसरा प्री के लिए मैं बता रहा हूं आपसे मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, यानी प्री में अगर इन 3 एरियाज पर आपने अपना काम किया विशेष तौर पर तो आपको बहुत, और बाकी जो विषय हैं विधि के वो एक सामान्य रहते हैं तो वो आप कर लेंगे। पॉलिटी जो आपको जीएस के 50 प्रश्नों में से पूछी जाएगी वो भी सामान्य रहती है, वो कोई बहुत टफ नहीं रहती। लेकिन ये 3 ग्रे एरिया हैं, इन पर आपको विशेष तौर पर मेहनत करनी होगी। और उत्तराखंड का जो मेंस है उसमें जो विधि के विषय हैं वो तो हैं ही, उसमें एक वो पेपर पूछते हैं प्रेजेंट डे का पेपर। प्रेजेंट डे के पेपर में वो मुख्य तौर पर बेसिक जीएस ना पूछ करके वो अप्लाइड जीएस करंट के फॉर्म में पूछते हैं। उत्तराखंड के प्रेजेंट डे के पेपर में आपको जो जूरिस्प्रूडेंस के 1-2 प्रश्न रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर प्रश्न रहते हैं, जो भी न्यायिक निर्णय हुआ होगा उस वर्ष बहुत चर्चा में रहा होगा उस पर प्रश्न रहते हैं, और जो करंट की घटनाएं रहती हैं इफेक्ट करने वाली सिस्टम को, जैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई मुद्दा चर्चा में रहा है, तो उससे प्रश्न रहते हैं। तो उत्तराखंड के मेंस को निकालने के लिए आपको इंटरनेशनल लॉ और प्रेजेंट डे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। बाकी जो प्रश्न पत्र हैं वो एक सामान्य तरीके से प्रश्न पत्र में आते हैं। हाँ, और इसमें उत्तराखंड में कंप्यूटर का एक बेसिक पेपर भी वो लेते हैं। तो कंप्यूटर में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि हार्ड डिस्क क्या होती है या सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको कंप्यूटर का प्रॉपर पेपर सॉल्व करना होगा। जैसे वो आपको एक शीट दे देंगे तो आपको कहेंगे इसका MS वर्ड में आप बनाइए, टैली कीजिए, या इस तरीके से कंप्यूटर पर काम करने के लिए टेस्ट होगा, वो प्रैक्टिकल टेस्ट आप हाँ उसे कह सकते हैं। तो वो पूरा प्रॉपर सिस्टम पर बैठ करके होता है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको देना पड़ता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इसमें नहीं कर पाए हैं। पिछली बार का अनुभव रहा है और वैसे भी अनुभव है कि कंप्यूटर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में जमींदारी से संबंधित विधि भी आती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वहाँ लागू होता है, उत्तराखंड का संशोधन भी है वो लागू होता है। तो जैसा कि यूपी में जो उसके जमींदारी विधि है वही वहाँ पर लागू होती है, लेकिन उत्तराखंड का उसमें संशोधन है वो लागू होती है, वो भी पूछा जाता है, लेकिन वो सामान्य होता है, कोई बहुत टफ नहीं होता, एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं। और अब अंतिम में राजस्थान पर आते हैं।
राजस्थान की जो परीक्षा का पैटर्न है प्री और मेंस का, ये राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न को लगभग बदलता रहा है। मतलब यहाँ पर नंबरिंग क्वेश्चन की भी बदल जाती है, क्वेश्चन के पूर्णांक भी बदल जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल जाता है और स्टैंडर्ड तो बदलते ही रहते हैं। तो इसलिए राजस्थान अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है मुख्य परीक्षा के लिए और इवन प्री परीक्षा के लिए भी। और राजस्थान की जो पैटर्न है वो 2018 से उन्होंने चेंज किया है और उन्होंने लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। राजस्थान की परीक्षा में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्री परीक्षा के लिए जो भी लॉ वो पूछते हैं, आपको सिर्फ एक उसमें अपने आप को हैबिट डेवलप करनी है, समस्यात्मक प्रश्नों को पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री अगर की गई है तो उसके क्या उपचार हैं, बल्कि वो एक समस्या बनाएंगे कि ए एक सूट फाइल करता है और बी को उस दिन उसके माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में रहना पड़ा ऑपरेशन के लिए, तो वो वहाँ नहीं जा पाया, जिस कारण उसके पक्ष में विरुद्ध में एक्स पार्टी डिक्री का आदेश हो गया। बी को क्या उपचार प्राप्त है। यानी कि आपसे प्रोविजन नहीं पूछेंगे, वो आपको समस्या बनाएंगे। तो इसलिए राजस्थान की प्री परीक्षा के लिए आपको लॉ तो अच्छा जानना ही है, दूसरी बात समस्यात्मक प्रश्नों पर भी ध्यान रखना है। एक बात हो गई। दूसरा, इसी प्री परीक्षा का भाषा का एक वर्ग है, लैंग्वेज का, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो है इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अगर इन दो बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आप राजस्थान की परीक्षा का प्री क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है उसमें फिर से वही समस्यात्मक बातें, समस्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लिखने के लिए, और टाइम मैनेजमेंट यहां बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि पिछले बार का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि कम से कम आपसे लॉ के दोनों प्रश्नों में 22 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुछ प्रश्नों में भाग भी थे, उसमें निर्णय भी उन्होंने लिखवाया था। 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। तो मेरा अपना आकलन ये है कि अगर आप राजस्थान की मुख्य परीक्षा के लिए सीरियस हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने टाइम मैनेजमेंट पे देना चाहिए, क्योंकि आपको अगर लॉ आता भी रहेगा और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप वहाँ पर कर नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक तौर पर जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनका मैंने जो आपको बताया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको वो एरिया बताया है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको बेसिक लॉ, बेसिक जीएस पढ़ना ही है, भाषा पढ़ना ही है, निबंध लेखन की प्रैक्टिस करनी ही है, निर्णय लेखन करना ही है। वो सारे ग्रे एरिया हैं। ग्रे एरिया का मतलब वो एरिया जो आप जहां पर आप फंसते हैं, जहां पर मेरा अपना जो पिछली मतलब बहुत लंबा तो मैं नहीं ऐड करूंगा, लेकिन कम से कम 15-16 साल का तो अनुभव यही रहा है कि हिंदी माध्यम के बच्चे यहां पर समस्या उनको आती है प्री में या मेंस में, तो इस पर ध्यान देना है। अब जो अंतिम बात है इस पूरे डिस्कशन की कि हमको आखिर तैयारी करनी कैसे चाहिए, तो मेरा अपना, आप इसको सुनिएगा ध्यान से और चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। अब हमको ये मालूम है कि हिंदी भाषी राज्य क्या है, हमको एक मोटा मोटी एरिया मालूम है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको ग्रे एरिया भी मालूम है कि कहाँ से प्रश्न कौन सा एरिया है। तो ये मानते हुए कि वो सारी बातें आपको मालूम है, मैं एक समेकित रूप से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले प्री लेते हैं। प्री में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम लोगों को
ऑब्जेक्टिवली अपने आप को ट्रेंड करना है। विधि की बात करता हूं सबसे पहले। तो जितने भी विधि के विषय हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी इत्यादि इत्यादि, कोई भी एक विषय आप उठाइए और उस विषय में जो उस विषय के केंद्र बिंदु से संबंधित टॉपिक्स हैं उनको लोकेट करिए। अब ये प्रश्न कि उनको हम लोकेट कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि वो विधि किस बारे में है, और दूसरा परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते रहे, किस एरिया से। तो जब इन दोनों विषयों को आप मिला देंगे तब आपको वो केंद्र बिंदु से संबंधित टॉपिक मिल जाएंगे आईपीसी। मैं आईपीसी एक उदाहरण लेता हूं आईपीसी के, कि जिससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक, अगर हम भारतीय दंड संहिता को ध्यान में रखें, मैं ये मानते हुए कि हमको कोई ट्रेन करने वाला नहीं है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। हम भारतीय दंड संहिता को अगर केंद्र में रखें और हमको ये सोचना है कि इसमें से किस एरिया को मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको बताया दो इसके सूत्र हैं। एक तो प्रश्न कहां से पूछे जाते रहे हैं, और दूसरा इस विधि का केंद्र बिंदु क्या है। इस विधि का केंद्र बिंदु है दंड। दंड, इसका मतलब कि दंड क्या है, दंड कितने प्रकार का होता है, दंड किस लिए दिया जाता है, यह हमको जानना चाहिए। तो जब आप इसकी खोज करेंगे तब आप देखेंगे कि दंड के प्रकार बताए गए हैं, दंड कैसे दिया जाएगा ये बताए गए हैं, दंड किसके लिए दिया जाएगा ये भी बताया गया है। तो जब आप ये पढ़ेंगे कि दंड किसके लिए दिया गया है, तब आपको पता लगेगा कि कोई ऐसा कृत्य जो दंडनीय बनाया जाता है वो अपराध होता है। तब आपको ये पता लगेगा कि ये जो दंड दिया जाता है अपराध के लिए दिया जाता है। तो दो एरिया हमको पता लग गया, एक तो दंड के प्रकार क्या हो गए और अपराध की परिभाषा। फिर जब हम अपराध की परिभाषा देखेंगे तब हम देखेंगे पूरी आईपीसी में बहुत सारे वर्गों के अपराध हैं। राज्य के विरुद्ध, लोक शांति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, निर्वाचन के विरुद्ध, लोक न्याय के विरुद्ध, प्रयत्न से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध इत्यादि इत्यादि। जब हम प्रश्नों को देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि मुख्य तौर पर शरीर से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, लोक न्याय से संबंधित और प्रयत्न से संबंधित अपराध पूछे गए हैं। इसका मतलब हमारा ये एरिया लोकेट हो गया कि हमको ये पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि जब हम ये इस अपराधों को पढ़ते हैं तो इसमें मन स्थिति भी जरूरी होती है और कार्य भी जरूरी होता है। तो आप देखेंगे परिभाषा खंड में मन स्थिति की कई परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कपट पूर्वक, सद्भाव पूर्वक इत्यादि इत्यादि। तो इसका मतलब वो भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसी क्रम में जब हम अध्याय 4 देखेंगे तब हमको ये पता लगेगा कि सामान्य अपवाद दिए गए हैं। इसी क्रम में जब हम देखेंगे धारा 6 पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि धारा 6 ये कहता है कि सामान्य अपवाद अगर लागू हो जाएगा तो दंड नहीं दिया जाएगा, वो कृत्य अपराध ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे समक्ष जो एरिया लोकेट हमने किया वो एरिया हमने लोकेट किया सामान्य अपवाद का, शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, प्रयत्न से संबंधित अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध मुख्य तौर पर। इसके अलावा हमने 2 एरिया और हमको पता लगेगा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र। ये एक एरिया हमारे सामने प्री के लिए डिसाइड हो गया। इसके अतिरिक्त जो जनरल इंफॉर्मेशन है किसी भी विधि की, सेक्शन 1, 2 मुख्य तौर पर वो एक्ट कहां लागू होता है, किन व्यक्तियों पर लागू होता है, कहां लागू नहीं होता और किन विषयों पर लागू नहीं होता, ये सामान्य जानकारी है, ये आपको आनी ही चाहिए।
इसके अलावा वो एक्ट कब पास हुआ, उस एक्ट का संख्यांक क्या है, उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, उसमें परिभाषा खंड कहाँ है, उस परिभाषा खंड में कितनी धाराएं हैं, कितनी परिभाषाएं हैं। ये सामान्य जानकारी है जो आपको आनी ही चाहिए। दूसरी सामान्य जानकारी परिभाषा खंड या निर्वचन खंड होता है, यानी जिन भी शब्दों का तकनीकी अर्थ बताना होता है विधि को, वो उसे या तो परिभाषित करती है या उसका निर्वचन बता देती है। तो सामान्य जानकारी में एक तो एक्ट के बारे में और दूसरा उसमें प्रयुक्त सामान्य तकनीकी शब्दों के बारे में आपको जानना चाहिए। अब आप देखेंगे आपके सामने आईपीसी का फ्रेमवर्क पूरा बन गया। सामान्य जानकारी जिसमें दो भाग हुए, एक एक्ट के बारे में, दूसरा परिभाषा, फिर अपराधों के विषय में, दंड के विषय में और दुष्प्रेरण के विषय में, आपराधिक षड्यंत्र के विषय में। अब हमारे सामने ये एरिया लोकेट हो गया। ये प्री की बात मैंने की। इसी के साथ साथ तुरंत आप मेंस को भी लें तो आप देखेंगे मेंस इससे सेलेक्टिव एरिया रहता है, मेंस का अप्रोच इससे कम रहता है। तो आप आईपीसी अगर ध्यान दें तो उसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, आपराधिक प्रयत्न और सामान्य अपवाद, यानी 6 मोटा एरिया, बड़ा एरिया हमारे सामने आ गया। अब हमको क्या करना है, मेंस का एरिया हमारे सामने आ गया, प्री का एरिया हमारे सामने आ गया। निश्चित तौर पर इंटरव्यू अगर आईपीसी से पूछा गया तो इनसे ही संबंधित होगा, एक या तो सामान्य जानकारी संबंधित होगा। अब हमको तीनों अप्रोच साथ लेके चलना है। हमने आईपीसी उठाया, हमने प्री के लिए पढ़ना शुरू किया। तो प्री के लिए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसके बेयर एक्ट को समझना, उसके परांतुक को समझना, उसके अपवादों को समझना। तो ये समझना आप जहां से आपने लॉ किया होगा वहां से आप करेंगे, या अगर आप इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको बताएंगे। वो आप समझ गए। अब प्री के लिहाज से जो भी मुख्य बातें हैं उनका वन लाइनर आपको बनाना चाहिए। जैसे आपने आईपीसी लिखा, फिर आपने लिखा अधिनियम, तो आपने वर्ष लिखा, पूरा नाम लिख दिया, फिर नीचे लिखा संख्यांक 5 लिखा रहता है ब्रैकेट में, फिर प्रवर्तन तिथि लिख दिया, फिर आपने लिखा नाम धारा 1, फिर आपने लिखा परिभाषा धारा 2, फिर नीचे कुल परिभाषाएं 15, उसमें से कोई मुख्य परिभाषा अगर आपको 4, 5, 6 लगती है नोट, जैसे अगर संविदा अधिनियम में मैं कहूं उसकी सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, एविडेंस की कहूं सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईपीसी में आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, जैसे सद्भावपूर्वक, कपटपूर्ण, धारा 6, इस तरीके से वन लाइनर आप बनाते चले गए। फिर जैसे आप किसी अपराध पर पहुंचे, मान लीजिए दुष्प्रेरण पर आप पहुंचे, अब मैं पीटी की बात कर रहा हूं। दुष्प्रेरण परिभाषा 107, दुष्प्रेरक परिभाषा 108, दुष्प्रेरण का तरीका 3, उकसाना, सहायता, षड्यंत्र के द्वारा। इस तरीके से जो आपको उचित लगे आपको वन लाइनर उसका फ्रेम करते चलना चाहिए। जब आप वन लाइनर फ्रेम कर लेते हैं उससे 2 फायदा होता है। एक तो पूरा एक्ट आपके सामने संक्षिप्त रूप में आ जाता है, और दूसरी बात उसमें से ज्यादातर चीजें आपको कंठस्थ होने लगती हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपको रिवीजन करना होता है तब आप अगर अपने नोट्स को पलट लेंगे तो आपको वो पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरा एक्ट। चौथा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं। जैसे आप बाजार गए या आप मान लीजिए पार्क में गए या आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ उसको रख सकते हैं और उसको रिवीजन में अपने ला सकते हैं। देखिए, मेरा अपना जो मानना है
वो मानना ये है कि जब हम लिख करके ये काम करते हैं तो वो एकदम पक्का हो जाता है। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन इतना अच्छा है, आपका अभ्यास इतना अच्छा है, तो मार्केट में अवेलेबल किसी भी वन लाइनर को भी आप ले सकते हैं और आप उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चों को चूंकि बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर वन लाइनर आप बना लें तो बहुत अच्छा होगा, और फिर बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। इसी क्रम में आप जब इसको बना लिया आपने, अब मैं एकदम बेसिक्स से बात बता रहा हूं, अब इस क्रम में यही काम मुख्य परीक्षा के साथ के लिए भी आपको करना है। जैसे आपने आईपीसी का पिछले साल का पेपर उठाया और आपने वो सारे प्रश्नों के टॉपिक पर आपने निकाल लिया। जैसे आपने आईपीसी का ही उदाहरण ले रहा हूं तो लेता हूं, मान लीजिए आपने टॉपिक जो निकाला तो उसमें आपने निकाला तथ्य की भूल, फिर दूसरा टॉपिक आपने लिखा विकृत चित्तता, फिर तीसरा टॉपिक आपने लिखा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, फिर चौथा आपने लिखा सहमति का सिद्धांत, फिर पांचवा आपने लिखा दुष्प्रेरण की परिभाषा और षड्यंत्र से अंतर, फिर अगला टॉपिक आपने लिखा चोरी उद्यापन लूट। इस तरीके से आपने लोकेट कर लिया सारा एरिया। इसी में अंतर भी आपने लिख लिया, चूंकि आईपीसी में अंतर पूछे जाते हैं, अपहरण व्यपहरण में अंतर, चोरी उद्यापन में अंतर, उपहति घोर उपहति में अंतर, इत्यादि इत्यादि, ये आपने नोट कर लिया। अब जो क्लास में आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है या इंस्टीट्यूट में जो नोट्स लिखवाया गया है उसको आप तैयार करें, लिखने की प्रैक्टिस करें और लिख करके उसको देख लें आप स्वयं ही। लेकिन पहली बार जब लिखें तो हो सकता है टाइमिंग आपको ना ध्यान में आवे, पहले एक बार लिखें, लिखने के बाद उसको खुद सुधार करें क्या है। जब वो सुधार हो जाए आपके हिसाब से, अब सारी बातें इसमें आ गई हैं, तब आप जो है उसको टाइम में लिखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए अगर 15 नंबर का प्रश्न जैसा कि यूपी इत्यादि में पूछा जाता है, अगर पूछा गया है तो उसके लिए अधिकतम 17 मिनट। अब मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस प्रश्न के में मुख्य परीक्षा के लिए कितना टाइम दें, तो मैं एक सामान्य फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे के पेपर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट में से आप -20 निकाल दीजिए, 160। -20 मैंने आपको इसलिए निकाला है, इसलिए कहा है निकालने के लिए। देखिए, मैं पेपर पढ़ना, पेपर को पढ़ना, पानी पीना, टॉयलेट, हालांकि अपवादित होता है ये, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपको जरूरत है तो आप जा सकते हैं बीच में, और साइन जो आते हैं आपसे परीक्षक वो साइन करवाने के लिए, या जो भी आपसे काम करवाते हैं उसके लिए 20 मिनट आप निकाल देंगे। अब 160 मिनट आपके पास इफेक्टिव 160 मिनट बचे। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस है, आपने अभ्यास किया है, तो 2-4 मिनट आप वहां से बचा लेंगे। आप टॉयलेट नहीं जाएंगे तो 5 मिनट बचा लेंगे, आप इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे तो 2 मिनट बचा लेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो अपने प्रैक्टिस के हिसाब से है। अब मान लीजिए आपके पेपर में कुल मिला के 20 प्रश्न आए हैं, तो आप देखिए 160 को 20 से भाग दे देना है, और आप देखिए 8, यानी एक प्रश्न पर आपको 8 मिनट मिले। सिंपल थ्योरी है ये। मान लीजिए उसी में कोई एक प्रश्न के 2 भाग हैं, इसका मतलब वो जो 2 भाग होगा ए और बी, उसके लिए आपको 4 मिनट ही मिले। तो चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो आपको 4 मिनट में ही लिखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप एक बार आपने आंसर लिखा जो आपको बताया गया है क्लास में या यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में, उसको आपने लिख करके देखा, उसमें अपने हिसाब से सुधार किया, या आपके जो टीचर हैं, ट्रेनर हैं, उनसे सुधार करवा लिया, वो पक्का हो गया। अब उसको इस समय में लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो प्री आपने कैसे किया? बेयरेक्ट पढ़ा, वन लाइनर, मेंस इस तरीके से, और इसी क्रम में
जैसे आपने मान लीजिए लिखा तथ्य की भूल, तो रोज आज आपने तथ्य की भूल लिखा, जब लिख लिया आपने तब आप अपने कमरे में जो आपका स्टडी रूम होगा वहां एक शीशा रखिए जिसमें आप दिखाई पड़ते हो, और 2-3 फुट खड़े हो जाइए और अपने आप से ही देखते हुए प्रश्न कीजिए कि तथ्य की भूल बताइए, को समझाइए, और अपने आप को बोल के प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप जब इस तरह से बोलने लगेंगे तो आपको आंसर फ्रेमिंग, कैसे सरल तरीके से उसको कहना है, कैसे प्रिसाइज तरीके से उसको कहना है, ये आपको अपने आप धीरे धीरे आता रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब आप देखिए, हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, प्री भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, मान लीजिए आईपीसी हमको 10 दिन 15 दिन लगा, खत्म हो गया, सीपीसी उठा लिया, सीपीसी में आपको 1 महीना लगा। जब आप सीपीसी उठाएं, सीपीसी आज आपने उठाया, आईपीसी कल खत्म हुई है आज, अब सीपीसी के साथ आईपीसी रिवीजन का रोज 1 घंटा रखिए, या हफ्ते में 1 संडे रखिए कि हम पूरी आईपीसी रिवाइज करेंगे, 10, 12, 15 घंटे जो भी आपका टाइम हो पढ़ने का। तो आप पूरी आईपीसी या 2 भाग में बांट लें। मान लीजिए आपको लगता है इकट्ठे पूरी आईपीसी नहीं करेंगे, तो महीने में 4 संडे पढ़ते हैं, 4-4 घंटे आईपीसी के लिए रख लिया और बाकी का 6 घंटा सीपीसी के लिए रख लिया। उस 4 घंटे में फिर से, उस 4 घंटे में जो रिवीजन आप करेंगे आईपीसी का, वो रिवीजन आप करेंगे डायरेक्ट अपना नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर राइटिंग करके देखना कि क्या मुझे आता है या नहीं। सीपीसी खत्म हुआ, अब 2 सब्जेक्ट आपके पास हो गए, तो अगला आपने एविडेंस उठाया। अब एविडेंस वाले महीने में पहले 2 संडे आईपीसी, अगला 2 संडे सीपीसी। अगर आपको लगता है कि आईपीसी में काफी सारी चीजें तो मुझे आ गई हैं, उसमें जो एरिया आपको ना परेशान कर रहा हो वही लेना है यहां पर, तो मान लीजिए आपको लग रहा है 1 संडे से काम चल जाएगा, तो 1 संडे आपको यूज करना है आईपीसी में और बाकी 3 संडे सीपीसी में। तीसरा महीना हुआ, तीसरे महीने में एविडेंस वो वाला हो गया, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, अब 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हो गए, फिर से वही बात। साइक्लिक प्रोसेस है ये चलता रहेगा जब तक कि आपका चयन नहीं हो जाता। तो इसलिए इस तरीके से आपको मैनेज करते हुए चलना है। अब ये तो एक जनरल तैयारी हो गई, एक सामान्य तैयारी। अब मान लीजिए इसी क्रम में कोई परीक्षा आ गई आपके सामने, आज आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा आ गई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया। उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन आया तो आप देखिए कि आपने उत्तर प्रदेश के सिलेबस के हिसाब से क्या सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। जैसे आपको पता लगा कि हमने लोकल लॉ भी उत्तर प्रदेश का नहीं पढ़ा, आप तुरंत ये सोचिए कि लोकल लॉ वहां के मेंस में आता है। जो आपने तैयारी का समय रखा है वो प्री जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा कम से कम 3 महीने बाद होगा, 4 महीना, 3 से 4 महीना लगता है। इतने समय में आप उसके लोकल लॉ को रोज 1 घंटा उसका भी शेड्यूल कर लीजिए मेंस के लिए। और प्रोसेस क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया है, अनसॉल्व देखना है, एरिया निकालना है, विषय का ज्ञान जो आपको मिला है आपके इंस्टीट्यूट से या विश्वविद्यालय से तैयार कर लेना है, परीक्षा दे दिया। अब आप देखेंगे ये सर्वोत्तम रणनीति होती है कि प्री परीक्षा देने के पहले हमारा मेंस तैयार होना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर प्री में सफलता तो आपको मिलेगी ही, मेंस के लिए आपको प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि मेंस के लिए कंपैरेटिवली कम समय मिलता है, महीना 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, मैक्सिमम 2 महीना। टल जाए इम्तिहान वो बात अलग है, लेकिन आइडियली। और इस तरीके से फिर मेंस दे करके आए, इंटरव्यू आपको लगा कि मेंस हमने ठीक ठाक किया, इंटरव्यू बोलने की प्रैक्टिस, जो आप रोज 1 प्रश्न ही करते थे अब रोज आधा घंटा बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देना है। या मॉक इंटरव्यू आपके इंस्टीट्यूट से करवाना है, या जो सीनियर हो या आपके सहपाठी हो उनसे
कि आप अपना मॉक इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं कि आप मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछूं। इस तरीके से लेकर के हमको चलना होगा। ये तो विधि से संबंधित बात थी मुख्य तौर पर। अब इसमें जीएस का एक बड़ा एरिया रहता है। तो जीएस में देखिए, मैं सामान्य अध्ययन की रूपरेखा आपको संक्षेप में बताता हूं। सामान्य अध्ययन की जो रूपरेखा है उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी आप उसे कह सकते हैं, संवैधानिक विधि से संबंधित बातें मुख्य तौर पर, और एक बात आप करंट। अब करंट जो है ये रोज घटने वाली घटनाएं हैं। तो मुख्य तौर पर जो एक रणनीतिक रूप से आकलन है, हाँ इसमें अर्थव्यवस्था भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स का बहुत कोर इकोनॉमिक्स आपसे नहीं पूछी जाती। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा। पहले करंट की बात करते हैं। करंट रणनीतिक तौर पर 6 महीने, जिस दिन आपका प्री परीक्षा होगा उसके 6 महीना पूर्व का करंट आपको आइडियली जानना चाहिए। तो करंट के लिए कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरी आपसे सलाह है कि उसे लिख करके पढ़ें। जैसे आज की करंट मैगजीन आई, रोज आधा घंटा आप करंट के लिए रख लें। जैसे मान लीजिए उसमें व्यक्तित्व आपने निकाला, तो व्यक्तित्व में मान लीजिए आपको लग रहा है 10 व्यक्तित्व हैं जो ठीक है, उनके बारे में 2-2 लाइन लिख लिया। फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम है, कोई आपको लगा कि ये घटना, लिख लिया उसको। प्रधानमंत्री कहीं गए, वहां कोई समझौता हुआ, उसको लिख लिया। कोई आया हमारे यहां, समझौता हुआ, लिख लिया। इस तरीके से करंट आप रोज लिख करके जब पढ़ेंगे तो 1 महीने के अंदर वो मैगजीन भी खत्म हो जाएगी और आपका नोट्स भी आपके पास रहेगा। आपको किसी से न पूछने की, और कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। मुख्य परीक्षा में आपको बहुत आसानी रहेगी। इतिहास में जो आधुनिक इतिहास है वो, और कल्चर में एंशियंट और मेडिवल दोनों में मुख्य तौर पर ये आपको जानना चाहिए। किला किसने बनवाया, मनसबदारी प्रथा क्या थी, दीन-ए इलाही किसे कहा जाता था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, या दीवाने मुख्तराज क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व व्यवस्था स्थापित की उसे क्या कहते थे। कल्चर जो है, किसने कौन सा मंदिर बनवाया, कौन सा धर्म चलाया, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की उत्पत्ति, कौन इसके प्रवर्तक थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनके माता का नाम क्या था, उन्होंने जब घर छोड़ा तो उसे क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। और आधुनिक इतिहास डिटेल पढ़ना है सारा। पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए सर्वोत्तम तरीका तो है एनसीईआरटी और पुराने पेपर्स मुख्य तौर पर। लेकिन जो भी हिस्ट्री की किताब, अब तो बहुत सारे मैटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोई भी एक मैटर जो आपको उचित लगता है, उसकी भाषा आपको ठीक लगती है, आप ले सकते हैं। भूगोल में मैं आपसे एडवाइस करूंगा फैक्चुअल ज्योग्राफी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए प्री के लिए, और डेमोग्राफी पे। फैक्चुअल ज्योग्राफी का मतलब है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे लंबी नदी क्या है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का प्रथम 3 नदियों को बताइए, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन है। तो अब इस तरह से बहुत कम पूछते हैं कि लंबी चोटी कौन है, बल्कि वो ये पूछते हैं कि दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ दक्षिण से संबंधित नहीं है, या प्रमुख 3 चोटियों को बताइए, या हिमालय से, नेपाल से पंजाब की तरफ बढ़ते हुए इन दर्रों को बताइए। मतलब थोड़ा सा वो टिपिकल कर सकते हैं। तो आपको फैक्चुअल ज्योग्राफी जाननी होगी। सोना कहाँ है, अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है, चावल उत्पादक राज्य कौन है, क्रम में बताइए। तो एक उसका आपको मैटर बाजार में मिलता है, उसको एक लिस्टिंग करनी होगी। और इसी तरह जननांकी का भी, डेमोग्राफी का भी, एसटी की जनसंख्या कहाँ है, महिला की जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, इत्यादि इत्यादि बातें। विज्ञान में बेसिक साइंस पर आप ध्यान दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर। लूसेंट आप उसके लिए ले सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे तब आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है।
पॉलिटी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तब उसमें से आप पढ़ते हैं जो फैक्चुअल फैक्ट है पॉलिटी का, जैसे पहली लोकसभा कब हुई, भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, या वर्तमान राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति हैं। ये आपको कोई भी मैटर मिलेगा, मार्केट में मिलता है, आप ले सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बातें तो आपको लूसेंट से ही मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स में बजट पर बेस करना है, फैक्ट बजट पर। सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है, सबसे ज्यादा रुपया कहां पर जाता है, जीडीपी का घाटा कितना है, फिस्कल डिफिसिट कितना है, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। और अभी अभी बजट आया है, आपको पत्रिकाओं में बजट स्पेशल आता है, उसको ले लेना है। इस तरीके से आप अपने जीएस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अच्छा, इसी क्रम में जीएस में लोकल भी होता है, लोकल जीएस। तो जैसे एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, ये विशेष तौर पर लोकल जीएस पूछते हैं। लोकल जीएस का मतलब है कि एमपी का प्रमुख मेला कहाँ है, बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, सबसे लंबी नदी क्या है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कोई कहाँ पर है। तो ये आप जब वो परीक्षा आए, जैसे एमपी का परीक्षा देना है तब उसका लोकल देख लेना है, उत्तराखंड का देना है उसका लोकल देखना है, यूपी का देना है उसका देखना है। तो इस तरीके से आप जो है अपने जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं, जीएस को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है भाषा की, लैंग्वेज की। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। इसके लिए आपको हिंदी तो प्री में भी कहीं कहीं पूछी जाती है, राजस्थान में जैसे, तो उसमें पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। तो वो बहुत आसान 10th स्टैंडर्ड का होता है कि जैसे सूरज को धूप दिखाना या चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो एक सामान्य जानकारी होती है जो आप ले सकते हैं। इंग्लिश में आपको ऐसे पर ध्यान देना होता है, हिंदी में भी ऐसे पर, और ट्रांसलेशन पर। अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है तो कोई भी एक ग्रामर की किताब लेकर के 10th स्टैंडर्ड की, उसको आप फॉलो कीजिए। मैं देखिए अपने से करने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो उसकी आप सहायता ले सकते हैं। और निबंध के लिए जब आप करंट पढ़ें तो उसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हों वो निकालते चले। जैसे अभी महामारी का दौर चल रहा है, तो महामारी के इफेक्ट पर कई पिछली जो मुख्य परीक्षाएं हुई हैं उसमें निबंध पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, वो आपको पत्रिकाओं में मिलते रहेंगे। कुछ कन्वेंशनल ऐसे होते हैं जैसे पर्यटन की समस्या, सूखे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये कन्वेंशनल ऐसे भी आपको बुक्स में मिल जाते हैं, डिस्कशंस में रहते हैं, पत्रिकाओं में मिलते हैं। उनको कलेक्ट कर लेना है और उस हिसाब से उनको तैयार कर लेना है। अब अंतिम बात बढ़ती है निर्णय लेखन की। निर्णय लेखन के लिए जो है आपको आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी का ज्ञान होना चाहिए। तो जब आप ये तीनों विषय पढ़ लें और उसका फॉर्मेट जान लें तब उसका प्रैक्टिस करना है। इसके लिए सर्वोत्तम तरीका है एमपी और छत्तीसगढ़ के पिछले पेपर्स ले लें और उनसे निर्णय लेखन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो निर्णय लेखन सबसे अच्छा पूछते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने पिछली बार ट्रेंड चेंज किया था, निर्णय लेखन पूछा है, लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट में पूछते हैं, यानी वो 2-3 लाइन में अपनी समस्या लिख करके वो कहेंगे इस पर निर्णय लिखिए। उसका भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। लेकिन पहले जबकि आपको ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तब आप उनकी प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो ये न्यायिक सेवा के परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में वो सारी बेसिक बातें थी जो आपको जानना चाहिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप लाभान्वित रहेंगे। ये डायरेक्शन तीनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, यानी वो विद्यार्थी जो कि कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं या ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, दूसरे वो विद्यार्थी जो करंट बैच के विद्यार्थी हैं, तीसरे वो विद्यार्थी जो कि जिनका कोर्स समाप्त हो चुका है। तो अगर आप, बस मेरी सलाह ये है कि अगर आपने लॉ पढ़ लिया है तो चाहे वो जीएस हो,
चाहे निर्णय लेखन हो, चाहे भाषा हो और चाहे विधि हो। निरंतरता कभी नहीं छोड़िएगा। निरंतरता सूत्र है आपकी सफलता का। और दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। वैकेंसीज आने में थोड़ी बहुत देर हो रही है, होती है, क्योंकि पॉलिसी का मैटर होता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, ना घबराना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ लगेगी।